नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। SC/ST वर्ग से रेणुका सिंह और लता हुसैन का नाम आगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री OP चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। CAA आरक्षण और रामनवमी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और लोगों को 5 गारंटी भी दी। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जहां चुनावी प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की TMC सरकार और इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज TMC के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज TMC के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज TMC के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 5 बड़ी गारंटी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC/ST और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हैं। अब बैरकपुर में दी गई गारंटी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरण में हो रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हो रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अब तक 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है और चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में बीजेपी संगठन के सभी नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव में प्रचार के लिए CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिन रात एक कर दिया। अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया। वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक मुख्यमंत्री ने कुल 197 सभाएं की हैं, धुआंधार प्रचार किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 56 रोड शो भी किए। 197 सभाएं ली मुख्यमंत्री ने, 56 रोड शो किए। विधानसभा में कुल कार्यक्रम 185 रहे। CM डॉक्टर मोहन यादव के
कुल 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए धुआंधार प्रचार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। नामांकन में 22 नामांकन में मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी रही। और इसके साथ ही आपको बता दें 13 जिलों में सीएम ने रात्रि विश्राम भी किया, रात में भी रुके और लगातार चुनावी प्रचार जारी रहा। तो बात चौथे चरण के मतदान की कर रहे हैं और 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग होगी 13 मई यानी कल। 10 राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा कल। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 5, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर कल वोटिंग होगी। और मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। किन सीटों पर होनी है वोटिंग वो भी आपको बता देते हैं। देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होने जा रहा है। यहाँ इंदौर सीट पर कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, तो इंदौर को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। 7 चरण में मतदान होंगे। 3 चरण में कुल 284 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में किस तारीख को मतदान हुआ और कितनी सीटों पर वोटिंग हुई ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। और अब जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीट में प्रत्याशी कौन कौन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवास लोकसभा सीट की, जहां महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच में मुकाबला है। अगली सीट का रुख करते हैं देवास के बाद बात करते हैं उज्जैन लोकसभा सीट। उज्जैन लोकसभा सीट में बीजेपी की ओर से अनिल फिरोजिया प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महेश परमार को यहां मैदान में उतारा है। मंदसौर की ओर आपको लिए चलते हैं। मंदसौर में बीजेपी से सुधीर गुप्ता प्रत्याशी हैं, तो वहीं दिलीप सिंह गुर्जर उनके मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगली सीट की बात करेंगे रतलाम की। रतलाम लोकसभा सीट में बीजेपी ने अनिता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया है, तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट में बीजेपी के शंकर लालवानी मैदान में है, तो कांग्रेस के पास यहां प्रत्याशी ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं धार में बात करें तो धार में सावित्री ठाकुर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। इधर राधेश्याम मुवेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और आखिरी सीट है 8वीं सीट खरगोन, जहां बीजेपी के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खड़ते के बीच में मुकाबला हो रहा है। और खंडवा सीट, जहां ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच में मुकाबला है और कल इन्हीं प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है कल और मध्य प्रदेश में चौथे चरण में उज्जैन लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया चुनावी प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया। मतदान जागरूकता अभियान भी जिला प्रशासन भी चला रहा है, आप लोग भी प्रचार प्रसार के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान चला रहे थे। कल प्रचार प्रसार थमा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? हमने तो सबसे शपथ भी दिलाई है गांव-गांव जाके कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें, और सबने शपथ भी ली है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। कल चुनाव प्रचार थमा है, अब आगे का क्या लक्ष्य रहेगा, क्योंकि कल मतदान आहुति भी होना है, बढ़ चढ़कर लोग मतदान केंद्रों पर जाएंगे, मतदान भी करेंगे। जीतने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? विकास, विकास और विकास। विकास के लिए तो शरीर गला दिया, 40 किलो वजन कम कर दिया, अब हालत देखो। और विकास हुआ भी, ऐसा भी नहीं कि शरीर कम करा। अब मैंने शरीर कम जरूर करा, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र का वो बढ़ाया है मान। तो मैं तो टोटल विकास और विकास संकल्प भी मेरा यही है कि उज्जैन का चौमुखी नहीं 100 विकास। क्या क्या मुख्य एजेंडा रहेगा जीतने के बाद? कौन सा सबसे पहला प्रथम कदम होगा कि जीतने के बाद आप वो काम पूरा करवाएं? जीतने के बाद सबसे पहले तो हम उज्जैन झालावाड़ जो रेल लाइन है उसके लिए लगेंगे, वो लेके आना है। और नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रा मैया को जो प्रोजेक्ट है उसको प्रारंभ करा के और उसको नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे करना है। कितने वोट से जीतने की उम्मीद जताई जा रही है? पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे, ध्वज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का दावा, जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ेंगे और जीतने के बाद सबसे पहला कदम होगा रेल लाइन, उसके बाद फिर नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा को शुद्धिकरण करना, क्योंकि शिप्रा शुद्धिकरण इस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
बात करेंगे इंदौर की, जहां मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में मतदान करने आने वाले मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। तेज गर्मी को देखते हुए छांव के लिए शामियाना लगाया गया है, कारपेट बिछाया गया है। मतदाताओं के बैठने के लिए सोफे, राउंड टेबल के साथ पंखे और कूलर की व्यवस्थाएं भी हैं। इन आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड पलासिया के पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। जितने भी लोग हैं उनको आने के लिए शेड मिले तेज़ गर्मी में, उसके लिए यहाँ पे ये शामियाना लगाए गए हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कालीन बिछाए गए हैं जो भी लोग पहुँचे, और भी तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेक्टर अधिकारी पंकज जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी? एक्चुअली कलेक्टर महोदय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कुछ मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आदर्श मतदान गृह बनाए जाते हैं। उसके लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 5 मतदान दल बने हैं, मतदान प्रकोष्ठ बने हुए हैं, और उसके सबके लिए आदर्श के हिसाब से व्यवस्थाएं की हैं। और शामियाना लगा के रखा है, छाँव के लिए लगा के रखा है, कारपेट लगा के रखा है। लोगों को पीने की पानी की व्यवस्थाएँ वगैरह भी यहाँ पे की गई हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में मतदान करने के लिए आएँ और इस पर्व को सफल बनाएं। जी, तो देखिए ये एक वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आसपास काफ़ी वीआईपीज़ रहते हैं। ऐसे में उनको और अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसलिए भी यह मतदान केंद्र को आदर्श बनाया गया है। बैठने की व्यवस्था, टेबल चेयर्स लगाई गई है, सोफे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन यही चाहता है कि अधिक से अधिक मतदाता बाहर निकले और मतदान करें। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में कल मतदान होना है और नगर निगम ने मतदान सामग्री वितरण और मतदान केंद्र में मतदान दलों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। निगम की व्यवस्थाओं को लेकर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने विस्तार न्यूज़ संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय से खास बातचीत की। इंदौर में मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह इंदौर नगर निगम की है। तमाम व्यवस्थाएं करने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और क्या चुनौतियां थी, बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार नज़र आ रही है, किस तरह की चुनौती थी और क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों द्वारा की गई है? देखिए, हमारे मतदान दल बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराने जा रहे हैं और उन सब लोग को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए उनके वितरण की और उनके रुकने की मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये बड़ा जो पूरा टेंट लगा हुआ है, ख़ासतौर से गर्मी के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और यहाँ पर अच्छा मिस्ट फैन, कूलर फैन लगे हुए हैं, पीने के ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी है, अच्छे टॉयलेट्स हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ ई रिक्शा के माध्यम से टीम भी जो यूज़ करना चाहती है अपनी बस तक पहुंचने के लिए, वो ई रिक्शा के माध्यम से वहां पहुंच भी सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था की गई है। सर, मतदान केंद्रों में अक्सर देखने को मिलता है जो मतदान दल रात में रुकते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती है, टॉयलेट्स वगैरह की या पानी वगैरह की। क्या इस बार कुछ अच्छी व्यवस्था की गई है स्पेशली फॉर लेडीज़? देखिए, सभी के लिए बिल्कुल हमने सभी मतदान केंद्रों पर भी अपनी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि टीम अभी जाएंगी, वहाँ रुकेंगी, उनके रुकने के लिए जो वहाँ सोने के लिए व्यवस्था हो, अच्छे टॉयलेट्स हों, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सब जगहों पे की गई है। नई लाइट्स लगाई गई है और हम लोग खुद भी इसको काफ़ी टाइम से हम लोग निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम की भी पूरी टीम इसके लिए तैनात भी रहेगी और अगर कोई ऐसी ज़रूरत और पड़ेगी तो हम लोग सभी के लिए तैयारी हमने कर रखी है। किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी इमरजेंसी केयर भी, यहाँ भी अगर आप देखें तो हमने एक इमरजेंसी केयर के लिए आकस्मिक ICU बनाया हुआ है। और जो पोलिंग दल तैनात रहेंगे मतदान केंद्र में, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएँ अच्छी कर रखी हैं। तो इस बार अच्छी व्यवस्थाएं किए जाने के बाद नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा कह रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। आज से मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। बुरहानपुर में कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदान दलों को रवाना किया। जिले में 652 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चौथे चरण की मतदान के लिए मतदान दलों को बुरहानपुर से आज रवाना किया गया। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जो मतदान दल है उनको आज रवाना किया जा रहा है। हम बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में 662 मतदान केंद्र स्थापित किए, जिसमें से नेपानगर विधानसभा की हम बात करें तो 306 है और बुरहानपुर विधानसभा में 346 मतदान केंद्र है। वही हम इसकी मतदान केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है 116 मतदान केंद्र है और बुरहानपुर जिले की हम बात करें तो 5,91,001 वोटर्स है, उसमें से पुरुष 2,98,000 है और महिला मतदाता 2,92,000 मतदान केंद्र मतदान है।
और ये सभी अपने मत का उपयोग करेंगे। देखिए धीरे धीरे जब मतदान दलों को रवाना किया गया है, कलेक्टर भैया मित्तल ने अपने यहाँ पर मतदान दलों को रवाना कर दिया है और अब जो है रिजर्व बल जो बचा है उनको रिजर्व में रखा गया है ताकि कहीं पर भी किसी भी मतदान केंद्र में कुछ किस तरीके की समस्या होती है तो वहाँ पर रिजर्व बल को भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विभाग के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार और विष्णुदेव सरकार को आड़े हाथों लिया। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए पीएम मोदी चुनाव में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बघेल सरकार की तमाम विकास की योजनाओं को रोक दिया है। दरअसल इनके पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट, मछन, मछली, मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। इस देश को पाकिस्तान का भय दिखा के वोट लेने की जो आपकी फितरत है अब नहीं चलने वाली। अब आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, इस पे बात करने का भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आए 5 महीने हो गया है। इन 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मोदी सरकार के माध्यम से जिससे जनता को फायदा हुआ हो। डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार है, महतारी बंधन की तीसरी किस्त अभी भी 80% महिलाओं के खाते में नहीं आई है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी लोगों के राशन में कटौती हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार करके सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 16 मई से कर्मियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को बुलाया है। सहायक रिटर्निंग अफसरों, काउंटिंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अलग अलग जिलों में बता दें अफसरों की ट्रेनिंग होगी। 1302 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में अफसर काम करेंगे। तो 16 मई से प्रशिक्षण दिया जाएगा मतगणना के लिए। इंदौर में कांग्रेस की ओर से नोटा के प्रचार अभियान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा हमला किया। सीएम ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब बुद्धि खो रही है। नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियाँ हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे थे। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ गर्मी में पानी की व्यवस्था और गेहूं खरीदी पर चर्चा हुई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी इलाके में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही गेहूं खरीदी को लेकर भी राज्यपाल ने सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल के जयकारों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर के कपाट 3 चाबियों से खोले गए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दरबार पूरी तरह से सजा हुआ है। फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और आज पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।